हे मातृभूमि के मातृभक्त, पाकर तुमको हम धन्य हुए। हे मातृभूमि के मातृभक्त, पाकर तुमको हम धन्य हुए। ले पुनः जन्म फिर एक बार, सतबार नमन सतबार नमन। आज फिर से ये भारत की भूमि ऐसे राष्ट्रभक्तों को पुकार रही है। ये भारत की भूमि अपने ऐसे वीर सपूतों को बुला रही है। और भारत की जनता की भी इच्छा और आकांक्षा है कि उन्हीं के पद चिन्हों पर आने वाली पीढ़ी चले। जब हम पुकारते हैं कि एक बार पुनः इस धरती पर जन्म लें, तो हम वैसे भविष्य के उन नौनिहालों को देखते हैं जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे, जो राष्ट्र के लिए सर्वस्व अर्पित करने की क्षमता को लेकर जन्म लेंगे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 6 जुलाई 1901 को पंडित आशुतोष मुखर्जी के घर में जन्मे थे और बहुत ही अल्प आयु में 23 जून 1953 को एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हम सबको सशरीर छोड़कर चले गए। लेकिन उन्होंने जो भारत की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, वो आज उनके जाने के इतने वर्षों बाद भी उनको जीवंत बनाए हुए। आज हम लोग जिस भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले इकट्ठे हुए हैं, जब राष्ट्र में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार चल रही है, जिसके अगुवा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, ऐसी परिस्थिति में 2024 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदानों को याद करना और उनके विचारों को सुनना अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो उन्होंने सपना देखा था, उस दिशा में भारत बढ़ चला है। और हमें संतोष है इस बात का कि हम उस पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने आंखों से भारत की एकता और अखंडता का स्वप्न पूरा होते देखा, जब कश्मीर से धारा 370 खत्म कर दिया गया। हम उस कार्यकर्ता उस पीढ़ी के कार्यकर्ता होने का गौरव महसूस करते हैं जिन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपने आंखों से जीवंत होते देखा, जब जनवरी 2024 में श्री राम लला के भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। हम उस पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं जिसने भारत को आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सौभाग्य साकार होते देखा। और हम उस पीढ़ी के कार्यकर्ता होने पर गौरवान्वित हैं जिसको सौभाग्य मिला है कि अपने आने वाले जीवन का क्षण क्षण और कण कण 2047 तक, जब भारत आजादी के 100वें वर्ष में प्रवेश करे, तो एक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अपने भारत के लिए जीने और मरने का अवसर हम लोगों को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिन 2 चांद और सूरज के कारण आज यहां तक बढ़ा, उनमें एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्होंने एक तरफ राष्ट्रवाद के मुद्दे पर एक विचार को प्रकट किया और पूरे भारत में वो विचार क्रांति बनकर आज देश में एक नई अलख को जगा रहा है। दूसरे व्यक्ति के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, जिन्होंने अंत्योदय का सिद्धांत देकर आज भारत के करोड़ों गरीबों का जीवन संवारने वाले एक ऐसी सरकार को जन्म दिया है। वर्षों की तपस्या के बाद इस संगठन ने जो नरेंद्र मोदी रूपी एक वट वृक्ष को पैदा किया, उस वट वृक्ष की छांव में 25 करोड़ लोग अपनी गरीबी से बाहर निकले। करोड़ों को प्रधानमंत्री आवास का घर मिला, उनको शौचालय मिला, उनको स्वच्छ नल का जल मिल रहा है, उनको बिजली मिल रही है, उनको गैस मिल रहा है। उन 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है। ये जो अंत्योदय का सिद्धांत, अंतिम व्यक्ति के उदय की बात जो महात्मा गांधी जी ने की थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी, समाजवाद के पुरोधा राम मनोहर लोहिया करते थे, इन सारी धाराओं का जो मिलन है, वो समागम हमको मोदी सरकार में दिखाई पड़ता है, जब गरीबों की चिंता करने वाला व्यक्ति, एक गरीब मां के गर्भ से जन्मा हुआ व्यक्ति, अपने पूर्वज, अपने संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सैद्धांतिक पितामह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को जमीन पर उतारने का काम करता है, तो हमें उस संगठन का अंग होने पर, उस संगठन का कार्यकर्ता होने पर गौरव महसूस होता है। और मैं रोमांचित हूं आपको बताते हुए, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने विस्तार से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके राजनीतिक कार्यों के बारे में बताया, लेकिन जो बातें छूट सी गई है, उन बातों को मैं चर्चा करना चाहता हूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
देश और दुनिया में इतनी कम उम्र में इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने मात्र 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति का पदभार ग्रहण किया। 33 वर्ष की आयु में एक महान शिक्षाविद के रूप में दुनिया उनको देख रही थी। वो बैरिस्टर की उपाधि से भी सुशोभित थे और उन्होंने देश और समाज में नई व्यवस्था के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे। आजादी की लड़ाई से भी वो जुटे थे और नेहरू जी की पहली सरकार में 1947 से 1950 तक उद्योग और वाणिज्य विभाग का काम उन्होंने संभाला था। और देश भर में जो आप इतने भारी उद्योगों की श्रृंखला देखते हैं, उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बहुत बड़ा योगदान, जिसको कभी हम भुला नहीं सकते। आगे चलकर राजनीतिक मतभेदों के कारण मुद्दों के ऊपर, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे वो राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, और विशेषकर कश्मीर में धारा 370 लगाकर जो अलगाववाद का बीज नेहरू जी की सरकार ने बोया था, उस बीज को खत्म करने का संकल्प लेने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सत्ता को ठोकर मारी, संघर्ष के रास्ते को चुना और हंसते हंसते एक देश में दो प्रधान, दो निशान और दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, इस नारे को लगाते हुए कश्मीर की जेल में राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। और मैं आज की राजनीतिक परिस्थिति में भी यह कहना चाहता हूं कि अगर आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के हत्या का, पंडित दीनदयाल जी के हत्या का, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी की हत्या का और लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या का जांच दुनिया के सामने अगर हो, तो निश्चित रूप से भारत में बड़े बड़े राजनीतिक लोगों के जो चेहरे खड़े किए गए थे, वो चेहरे जमीन पर नजर आएंगे। और जिन्हें छुपाया गया, जो आज बहुत हद तक मोदी जी के राज में हो भी रहा है, सरदार पटेल जी को भी सम्मान मिल रहा है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान विभूतियों को भी आज सम्मान मिल रहा है, जिनको नजरअंदाज किया जाता रहा। केवल एक परिवार को आजादी का श्रेय, लेकिन आज सरकार सबको सम्मान दे रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो सपना देखा था, वो सपना साकार हो रहा है और उस सपने में एक मजबूत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, 2047 तक विकसित भारत का संकल्प हम सब लोगों के सामने है। एक एक कार्यकर्ता हमारा एक विकसित भारत बनाने के लिए, अखंड भारत के लिए अपने जीवन का क्षण क्षण और कण कण समर्पित करने के लिए संकल्पित है। और आज इस पुण्य अवसर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद करते हुए हम सब एक बार भारत मां का जयकारा लगाएंगे और पुनः भारत की एकता और अखंडता का संकल्प दोहराएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। वंदे मातरम। धन्यवाद। जय।